प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपयों से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और शुभारंभ। कहा, अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मां कामाख्या दिव्यलोक परियोजना का शिलान्यास करना मेरे लिए सौभाग्य। आज पूर्वोत्तर को मोदी की गारंटी पर भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसएन गोयनका शताब्दी वर्ष समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। विपश्यना को बताया विश्व को प्राचीन भारतीय पद्धति की अद्भुत देन। कहा, एकजुटता की भावना और एकता की शक्ति विकसित भारत का आधार। दिल्ली में विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को लेकर एक्शन में क्राइम ब्रांच। मुख्यमंत्री केजरीवाल के बाद अब आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। भाजपा ने कहा, आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को झूठे आरोपों का देना होगा जवाब। देश भर में भाजपा का गांव चलो अभियान। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उद्देश्य। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की संगठनात्मक बैठक में लिया हिस्सा। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से बदला मौसम। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में विभिन्न स्थानों पर बारिश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी से सड़कों पर यातायात का दिखा असर। विशाखापट्टनम टेस्ट में तीसरे दिन शुरुआती झटकों के बाद मजबूत स्थिति में भारत। शुभमन गिल ने खेली शतकीय पारी। इंग्लैंड के सामने जीत के लिए रखा 399 रनों का लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। गुवाहाटी के खानापारा में वेटनरी कॉलेज खेल के मैदान में उमड़े जन समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने 2 दिवसीय असम यात्रा पर राज्य के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपयों से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में असम सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत का मौजूदा सरकार ने समुचित विकास किया है। आप भी जानते हैं कि 10 साल पहले असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति थी। पूरे नॉर्थ ईस्ट में रेल यात्रा और हवाई यात्रा बहुत ही सीमित थी। सड़कें संकरी भी थी और खराब भी थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना तो छोड़िए, एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने में भी कई घंटे लग जाते थे। इन सारी परिस्थितियों को आज भाजपा की डबल इंजन सरकार ने, एनडीए सरकार ने बदला है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने यहां विकास पर होने वाले खर्च को 4 गुना बढ़ाया है। 2014 के बाद रेलवे ट्रैक की लंबाई 1900 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाई गई। 2014 से पहले की तुलना में रेल बजट करीब 400% बढ़ाया गया है। और तब तो प्रधानमंत्री आपके आसाम से चुन करके जाते थे। उससे ज्यादा काम ये आपका साथी कर रहा है। जिन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया उसमें कामाख्या मंदिर के दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए मां कामाख्या दिव्य परियोजना की आधारशिला भी शामिल रही। ये तीर्थयात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार विकास और विरासत दोनों को एक साथ लेकर कार्य कर रही है।
हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में अब भारत में स्थितियां बदल गई है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने फुटबॉल के लिए एक विश्व स्तरीय मैदान और बराक घाटी के लिए करीमनगर में मेडिकल कॉलेज विकास की आधारशिला रखी। वहीं 3,400 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से कई सड़क उन्नयन परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई। गोपीनाथ हवाई अड्डे से जोड़ने वाली सड़कों का शिलान्यास, वहीं 1000 किलोमीटर लंबाई की 43 सड़कों का उन्नयन, जिनमें 38 पुलों सहित 43 सड़कें शामिल हैं। डोलाबारी में से जुमोगिरी और विश्वनाथ चारियाली से गोहपुर तक की 2-4 लेन परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जिसमें ईटानगर से कनेक्टिविटी और भी बेहतर और सुगम होगी। 2014 तक यहां सिर्फ 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे। पिछले 10 वर्षों में ही हमने 6,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बनाए हैं। आज 2 और नई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। इससे अब ईटानगर तक कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, आप सभी लोगों की मुश्किलें और कम होगी। साथियों, आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी है। आचार्य एस.एन. गोयनका के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि गोयनका का जीवन पूरे विश्व के लिए था। विपश्यना के लिए गोयनका जी के अद्वितीय योगदान को प्रधानमंत्री ने याद किया। प्रधानमंत्री ने भारत के प्राचीन विज्ञान को आगे बढ़कर अपनाने और इस पर गर्व करने का आह्वान भी किया। विपश्यना सेल्फ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग है। इसका महत्व तब भी था जब हजारों वर्ष पूर्व इसका जन्म हुआ और आज के जीवन में ये और भी प्रासंगिक हो गई है। आज दुनिया जिस तरह की चुनौतियों से घिरी हुई है, उसका समाधान करने की बड़ी शक्ति विपश्यना में भी समाहित है। गुरुजी के प्रयासों की वजह से दुनिया के 80 से ज्यादा देशों ने ध्यान के महत्व को समझा है और इसे अपनाया है। आचार्य श्री गोयनका जी उन महान लोगों में से हैं जिन्होंने विपश्यना को फिर से एक वैश्विक पहचान दी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम आज सुबह दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची।
पुलिस उन्हें आप विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाने को लेकर नोटिस देना चाहती थी, लेकिन वो घर पर नहीं मिली। कल आतिशी दिल्ली से बाहर थी, इसलिए आज उन्हें क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने पहुंची थी। आतिशी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी के तहत क्राइम ब्रांच के एसीपी आज खुद आतिशी के घर नोटिस थमाने पहुंचे थे। वहीं भाजपा नेता हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को नोटिस देने के मामले पर कहा कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने अगर झूठ बोला है तो उसका जवाब देना ही पड़ेगा और उन्हें कानून का सामना करना ही होगा। झूठ बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदना चाहते हैं और लोटस 2 करना चाहते हैं। लोटस 1 में भी आपने यही आरोप लगाए थे और लोटस 2 में भी आपने यही कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति एक बात पूछ रहा है आपसे कि ऐसे व्यक्ति कौन से एमएलए हैं जो आप कह रहे हो खरीदना चाहते हैं, उनके नाम बताइए, और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जरा उनके नाम बता दीजिए। अब नहीं चलने वाला, अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। भाजपा नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आतिशी से दिल्ली की क्राइम ब्रांच सबूत मांग रही है और उन्हें यह सबूत देना पड़ेगा। अब तक आतिशी जी भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह कह रहे थे हमारे पास सबूत हैं, हमारे 7 एमएलए खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब जब दिल्ली पुलिस बीजेपी की कंप्लेंट के ऊपर सबूत मांग रही है, क्राइम ब्रांच के लोग पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर गए तो अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए। अब पता चला है कि क्राइम ब्रांच वाले आतिशी जी के पास गए कि बहन आप ही सबूत दे दीजिए, आप ही वो नंबर दे दीजिए जिसने फोन किया, हम उसको ढूंढ कर लाएं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, उसको जेल में डालें जो तुम्हारे एमएलए को खरीदना चाहता है। अब वो भी गायब हो गई। पर आतिशी जी जवाब तो देना पड़ेगा, किस एमएलए को फोन आया, किस नंबर से फोन आया, ये सबूत तो देना पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। नकली और झूठी बात करने के चक्कर में आपको भी इस मुकदमे में आना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के अपनी पार्टी के विधायकों को खरीदने के आरोपों को लेकर भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के इस आरोपों को सरासर झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार में फंसने वाले हैं, इसीलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये सामने आएगा कि कोई भी विधायक को फ़ोन नहीं आया, कोई भी किसी से नहीं मिला, और ये सारी जो है अपना मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, केवल अपनी छवि को बचाने के लिए, केवल जनता को ये दिखाने के लिए क्योंकि मैं ईडी में और मैं ये अपना शराब के केस में फंसता जा रहा हूँ, इसलिए मेरी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने समन के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी के सामने पेश नहीं होने पर कहा कि केजरीवाल का समन से भागना ये साबित करता है कि शराब घोटाले में उनका हाथ है। 5 सम्मन अरविंद केजरीवाल को जा चुके हैं और संवैधानिक पद पर बैठे होने के बावजूद भी वो उस सम्मन से बच रहे हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि दिल्ली में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है शराब नीति में, और अरविंद केजरीवाल का इस तरह से भागना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस घोटाले में उनका बहुत बड़ा हाथ है जिससे वो बचना चाहते हैं। लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। इसी के साथ समाचार में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन।
एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मालदा में छात्रा की हत्या के मामले की जांच होनी चाहिए। मालदा में पिछले सोमवार को अपहृत 9 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी गई थी और उसका शव मालदा में एक इलाके में फेंक दिया गया था। पूरा नेक्सस चल रहा है ड्रग्स का मालदा में, और इसके कारण इस तरीके की घटनाएं बार बार हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो प्रशासन को एक तो इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, और भी बड़ा इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो परिवार की भी मांग है कि जो एक्यूज है उसको फांसी मिले। जनता की मांग वही है कि, और उसके साथ साथ प्रशासन को सख्त होना है। प्रशासन, ममता बनर्जी आ रही थी, इसके लिए प्रशासन ने बॉडी रिकवर करने में टाइम लगा दिया। लगभग 70-72 घंटा चला गया बॉडी रिकवर करने में। इससे पहले अगर प्रशासन जागता तो शायद बच जाता। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी के धरना प्रदर्शन को दिखावा बताया है। उन्होंने कहा कि असल काम तो धरने के पीछे हो रहा है। ममता बंदोपाध्याय जो धरना मंच कर रही है वो तो नाटक कर रही है, और क्या कर रही है। कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती। अभी थोड़ा उनके घुटने में भी दर्द है, चल नहीं सकती, तो थोड़ा धरना दे दे। और धरना में बैठ के तो असल काम तो धरने के पीछे हो रहा है। सारे जिले से लोगों को बुला के, हर जिले में 2, 3, 4, 5 ग्रुप बन गया है टीएमसी। सारे ग्रुपों के नेता को वहां पे बुला रहे हैं, बुला के वहां पे बातचीत कर रहे हैं। वो तो असल में काम हो रहा है। बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के विवादित बयान को लेकर उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने बजट को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सुरेश ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि दक्षिण भारत का पैसा उत्तर भारत को आवंटित किया जाता है। इस दौरान उन्होंने विवादित टिप्पणी भी की थी, जिसे लेकर भाजपा डीके सुरेश के खिलाफ लगातार हमलावर है। आज भाजपा ने कांग्रेस सांसद के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा राष्ट्रव्यापी गांव चलो अभियान चला रही है। यह अभियान 11 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 7 लाख गांवों और शहर के हर बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता की मौजूदगी रहेगी। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसमें लगभग 30 लाख कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार के काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए अभियान के तहत संगठन ने 988 जिलों और 16,188 मंडलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए हैं। और आइए सीधा रुख करते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन का। आपको हम बताएंगे दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कार्यक्रम है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल रुख करते हैं खबरों का। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांगड़ा में पार्टी की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। आज उन्होंने कांगड़ा में ब्रजेश्वरी देवी माता मंदिर में दर्शन किए। और अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के जयपुर में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की ये बैठक हुई, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हिस्सा लिया। आगामी लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसी के साथ ही समाचार में रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन।
एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर कहा है कि राजस्थान की सभी 25 सीटों पर भाजपा विजयी होगी। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने की घोषणा पर उन्होंने बधाई दी और आडवाणी को भाजपा का स्तंभ और मार्गदर्शक बताया। भारतीय जनता पार्टी के पिलर हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं और हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। निश्चित रूप से 25 सीटें हम लोग जीतेंगी और लोकसभा में भी पिछली बार से ज़्यादा हमको बहुमत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है। कार्यकर्ता हमारे हमेशा जनता के बीच रहते हैं, नेता भी जनता के बीच रहते हैं। तो उसी के उसको देखते हुए ही ये जो अभियान है, ये गांव चलो अभियान, अभी 3 दिवसीय अभियान है, उसमें हम सभी लोग गांव में रहेंगे, कम से कम 24 घंटे गांव में रहेंगे और हर व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक, सब लोग। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बढ़ते असंतोष और मतभेदों के बीच विपक्षी गुट इंडी गठबंधन के टूटने की कगार पर पहुंचने के साथ ही राज्यों के क्षत्रपों और कांग्रेस के बीच कड़वाहट बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कहा कि उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अभी तक निमंत्रण नहीं दिया गया है। कांग्रेस सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा वर्तमान में अपने झारखंड चरण में है और मुंबई में समाप्त होने से पहले पश्चिम की ओर बढ़ेगी। यात्रा 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, जबकि कांग्रेस अपने प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड के भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में लौटने के बाद इंडिया ब्लॉक को आगे ले जाने के प्रयास कर रही है। दो प्रमुख साझेदार ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल और पंजाब में सबसे पुरानी पार्टी के साथ गठबंधन करने से पहले इनकार कर दिया है। इस सवाल पर कि क्या वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने पर न्याय यात्रा में शामिल होंगे, समाजवादी पार्टी प्रमुख ने शनिवार को कहा, कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनके लिए हमें निमंत्रण नहीं मिलता है, हमें निमंत्रण क्यों मांगना चाहिए। मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस नेतृत्व पर कमजोर और भ्रमित होने का आरोप लगाया है। पार्टी सांसद मलूक नागर ने कहा कि बसपा पर सीबीआई ईडी से डरने का आरोप लगाया जा रहा था, जबकि इंडी गठबंधन के नेता खुद एक एक कर अलग हो रहे हैं। सबसे पहले जब ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना था तो हम इस गठबंधन में नहीं थे, तो सब हमको कहते थे कि सीबीआई से डर रहे हैं, इनकम टैक्स से डर रहे हैं, ईडी से डर रहे हैं। आज पूरे देश में एक एक करके सारे प्रदेशों के लोग अलग होते जा रहे हैं। ये कांग्रेस के द्वारा फैलाई गई एक चाल है, फैलाई गई एक भ्रांति है, दूसरों को बदनाम करने की कांग्रेस के द्वारा एक षड्यंत्र, एक रणनीति का हिस्सा है। असली बात ये है, कांग्रेस में खुद लीडरशिप कमजोर है, कंफ्यूज है। उत्तर प्रदेश एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एटीएस ने मेरठ से एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सत्येंद्र सिवाल के रूप में की गई है, जो रूस में भारतीय दूतावास में इंडिया बेस्ट सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर तैनात था। सत्येंद्र पर गोपनीय सूचना को लीक करने और उन्हें आईएसआई के साथ साझा करने का गंभीर आरोप लगा है। और भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपना पराक्रम दिखाया है। नौसेना ने शुक्रवार को सोमालिया के पूर्वी तट पर एक जहाज को हाईजैक करने की समुद्री लुटेरों की कोशिश को नाकाम कर दिया। एक हफ्ते के अंदर नौसेना का यह चौथा ऑपरेशन है, जिसको लेकर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारत ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में काम कर रहा है। भारत वसुधैव कुटुंबकम के साथ काम करते हुए दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। किसी भी देश को कोई भी गैर कानूनी लोगों की वजह से तकलीफ ना हो, तो भारत एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में काम कर रहा है और इस क्षेत्र को ऐसी तमाम अव्यवस्थाओं से बचाने का हमारा प्रयास है।
मैं भारतीय नेवी को भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ। जहाँ भी मानवता का विषय आएगा और आम मानव की तकलीफ होगी तो भारत तो मानता है वसुधैव कुटुंबकम, और वो वसुधैव कुटुंबकम को सामने रखते हुए जिसकी ज़रूरत है उस ज़रूरत को मदद करने का काम भारत ने हमेशा किया है और आगे भी करेगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि एक बच्ची घायल हो गई। उधमपुर के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायल बालिका को जम्मू के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि हादसा बहुत ही दर्दनाक था और ये तब घटित हुआ जब कार सवार लोग ट्रक के साथ टकरा गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ताज़ा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण सड़कों पर बर्फ की चादर जमी हुई दिखाई दी। श्रीनगर में डल झील के किनारे पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर में चलने वाला चिल्लई कलां कठोर सर्दी वाला समय माना जाता है। इस बार ये शुष्क रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राज्य में रह रहकर बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे यहाँ के निवासियों को राहत की सांस मिली है और पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी हो गया है। इस बीच श्रीनगर के डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहीउद्दीन भट्ट ने ताजा बर्फबारी के बीच शहर की स्थिति की समीक्षा की। हम लोगों ने सबने दुआएं की कि बर्फ गिरनी चाहिए। फाइनली श्रीनगर में बर्फ गिर रही है और टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं, और बर्फ के गिरने से कुछ मुश्किलात भी आती हैं। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जैसे लोग दुआएं कर रहे थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी प्लानिंग कर रहे थे कि बर्फ़ कैसे हटेगी और कौन कौन सी दिक्कतें पिछले साल आई थी या आती है, उनसे कैसे सामना किया जाए। अगर हम रोड्स की बात करें तो हमारे पास करीबन 3000 किलोमीटर का नेटवर्क है श्रीनगर में, जिसमें हाफ अराउंड 1500 किलोमीटर जो है वो एमईडी डिवीजन करता है और हाफ जो है एसएमसी करती है। इन पे सब पे काम चल रहा है, सारे रोड्स खुले हुए हैं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफ़र कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।